अरे इतनी देर से मैं बाहर से तुझे आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तू है कि यहाँ पर इस फोन में लगी हुई है। अरे मैं बस आ ही रही थी मम्मी जी, बताइए क्या कह रही थी आप। अरे मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म कड़क चाय बना दे और चीनी थोड़ी कम डालना। अच्छा ठीक है, आप अपने कमरे में जाकर आराम करिए, मैं बस थोड़ी देर में चाय बनाकर लाती हूँ। नीतू चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन वहाँ पर भी अपने साथ अपना फ़ोन लेकर जाती है। वो एक हाथ से पतीले में दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी और चाय का मसाला डालकर उसे उबलने के लिए गैस पर चढ़ा देती है। तभी उसके फ़ोन में किसी के मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। अरे लगता है रिप्लाई आ गया, देखो तो सही क्या बोल रहा है। नीतू फ़ोन में मैसेज चेक करने लगती है। क्या लिखा है? अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज दूंगा। अरे वाह, चलो अच्छा है, लेकिन अभी कोई गिफ्ट नहीं मांगूंगी, क्या पता उसे अजीब लगे। नीतू चैटिंग करने में इतनी मशगूल हो जाती है कि ये भी भूल जाती है कि उसने गैस पर चाय बनने के लिए रखी है। अरे यार, फ़ोन की बैटरी लो हो गई, जल्दी से चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, वरना पता नहीं ये फिर कब ऑनलाइन आएगा। नीतू चाय को भूलकर अपने कमरे में फ़ोन चार्ज पर लगाकर चैटिंग करने लग जाती है और सारी चाय उबलकर बाहर निकल जाती है। इतनी देर हो गई है, बहू अब तक चाय लेकर क्यों नहीं आई? निर्मला चाय लेने किचन में जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? पक्का अपने कमरे में बैठकर अपना फोन चला रही होगी। इस फोन के चक्कर में इसे किसी चीज का होश नहीं रहता। बहू, ए बहू! हे भगवान, अभी नहीं क्या हो गया, ये क्यों चिल्ला रही है? बहू आई! अब फिर से चैटिंग छोड़कर जाना पड़ेगा। नीतू किचन में आती है तो देखती है कि पूरे किचन स्लैब पर चाय फैली हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वही पूछने तो मैंने तुझे बुलाया है। ये क्या है? इस फोन के चक्कर में इतनी पागल हो गई है कि इतना भी ध्यान नहीं कि गैस पर चाय बनने के लिए चढ़ाई हुई है। अब नीतू को इस बात पर अपनी सासू माँ से लेक्चर सुनने को तो मिलता है, लेकिन उसका ध्यान अपनी सासू माँ की बातों से ज्यादा अपने फोन की नोटिफिकेशन साउंड पर होता है। अच्छा अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी। आप जाओ, मैं आपके लिए दूसरी चाय बनाकर ले आऊंगी। नीतू की सास उसकी हरकत की वजह से गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली सुबह, अरे ये क्या कर रही है तुम? कितनी देर से तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरी शर्ट पर प्रेस कर दो, लेकिन तब से इस फोन में लगी हुई हो। अरे कर रही हूँ ना, 2 मिनट का सब्र नहीं है क्या? नहीं, ये भी करके दो, वो भी करके दो। पत्नी हूँ तुम्हारी, घर की नौकरानी नहीं हूँ। इसमें नौकरानी वाली बात कहाँ से आ गई? खैर छोड़ो, जल्दी से प्रेस कर दो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। नीतू शर्ट प्रेस करने लगती है, तभी उसके फ़ोन पर मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। अरे वाह, सुबह सुबह मैसेज आ गया। देखो तो क्या लिखा है। आपके हर रोज़ इस गुड मॉर्निंग के मैसेज से मेरा दिन बन जाता है। हम इतने दिनों से बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी आपकी फ़ोटो नहीं देखी। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपको देख सकता हूँ? अरे यार, ये तो मुझसे फ़ोटो मांग रहा है, लेकिन फ़ोटो मैं नहीं देने वाली। कल को अगर फंस गई तो नहीं, मना कर देती हूँ। नीतू फिर से चैटिंग करते करते इतनी खो जाती है कि नितिन की शर्ट पर प्रेस रखी थी वो भूल जाती है और पूरी शर्ट जल जाती है। ये क्या किया तुमने? मेरी नई की नई शर्ट जला दी। अरे काम नहीं करना होता है तो मना कर दिया करो। जब देखो कभी खाना जला देती हो, कभी कपड़े जला देती हो। अरे इतनी दिक्कत है ना तो खुद कर लिया करो अपने काम। हाय बड़े मुझे सुनाने वाले। अरे तुम छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। हाँ तो मत करो ना, वैसे भी आपके पास कब होता है टाइम मुझसे बात करने का? नितिन गुस्से में ऑफिस चला जाता है। अगले दिन, खाना बन गया क्या बहू? बना रही हूँ। क्या बात है, आज अभी तक मैसेज नहीं आया। नीतू के इतना कहते ही उसके फ़ोन पर मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। मैं नहीं जानता, लेकिन अब आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए। मैं अभी दुबई से वापस आया हूँ, वहाँ से आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। प्लीज़ आप लेने के लिए मना मत करना, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे यार, इसने तो मेरे लिए गिफ्ट्स भी खरीद लिए, लेकिन अगर मैं इसे अपना एड्रेस बता दूंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक काम करती हूँ, इसे अनामिका का एड्रेस दे देती हूँ, वैसे भी वो अकेली रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे बहू, खाना बन गया हो तो ले आओ ना, बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे हाँ, ला रही हूँ। नीतू मैसेज भेजने के चक्कर में सब्जी को जला देती है, रोटी को कच्ची पक्की पकाकर अपने सास ससुर को खाने के लिए दे देती है। ये क्या है बेटा? सब्जी में हल्दी डाली थी या चारकोल का पाउडर? इतनी काली कैसे हो गई? और ये रोटी एक साइड से पूरी काली, एक साइड से पूरी कच्ची। ये कैसा खाना बनाया है तूने? वो ना, मैंने एक शेफ से नए तरीके से खाना बनाना सीखा है। उन्होंने बोला था जब तक खाना अच्छे से पक नहीं जाता तब तक ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, तो मैंने आज बहुत देर तक खाने को पकाया। अरे बेटा, इसे खाना पकाना नहीं, खाना जलाना कहते हैं। पूरा का पूरा खाना जल गया है, अब क्या खाएं हम? अरे मम्मी जी, आप एक बार खाकर तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको।
अरे लेकिन नीतू अपने सास ससुर की बात आगे सुनती ही नहीं। वो तो अपने फोन में चैटिंग करती हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद, अरे बहू थोड़ी देर बाद विमला बहन घर पर आ रही है, तो सबके लिए अच्छा सा खाना और चाय नाश्ता बना लेना। मम्मी जी आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। अरे ऐसा क्या काम आ गया तुझे जो इतना जरूरी है? आज घर पर मेहमान आ रहा है, तो जहाँ भी जा रही है कल चली जाना। नहीं मम्मी जी आप नहीं समझोगी, वो कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही है ना, तो डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास? तेरी तबीयत इतनी खराब हो गई और तूने हमें बताया भी नहीं। चल मैं अभी तेरे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, अभी आपने बोला ना थोड़ी देर बाद विमला आंटी घर पर आने वाली हैं। अब अगर आप घर पर नहीं रहोगी तो उन्हें अच्छा थोड़ी ना लगेगा, मैं अकेले चली जाऊंगी। नीतू हॉस्पिटल का बहाना बनाकर अपनी फ्रेंड अनामिका के घर जाती है। अरे क्या बात है, आखिर कौन भेज रहा है तुझे इतने सारे गिफ्ट्स? अरे बताना, कुछ तो बात है जो तू मुझे बता नहीं रही। अरे कुछ नहीं है यार, सच में वो सारा सामान मैंने ही मंगवाया है, लेकिन अगर डिलीवरी बॉय घर पर देने आता तो मेरे ससुराल वाले मुझे 10 बातें सुना देते। अब ये सारा सामान राशन वाले थैले में डालकर ले जाऊंगी तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, वैसे मुझे तेरी ये बात हजम तो नहीं हो रही, लेकिन अब कह रही है तो मान लेती हूँ। हाँ मान ले। अच्छा चल अभी मैं चलती हूँ, घर पर मेहमान आती होंगे। क्या यार, अभी तो तू आई, अभी तुझे जाना है, थोड़ी देर तो रुक जा। अरे नहीं ना, फिर किसी दिन पक्का आऊंगी। नीतू बहाना बनाकर वहां से अपने ससुराल चली जाती है और बहुत ही सावधानी से सबसे छुपते छुपाते अपने कमरे में जाती है। मुझे तो लगा था उसने मेरे लिए कोई 1-2 गिफ्ट भेजे होंगे, लेकिन ये तो कितने सारे गिफ्ट हैं। देखो तो सही मेरे लिए क्या क्या भेजा है। नीतू सारे गिफ्ट्स खोल खोल कर देखती है। ओह माय गॉड, इतने सुंदर सुंदर कपड़े, ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं, और ये पर्स तो कितना अच्छा है। मैं उसे थैंक यू बोल देती हूँ। नीतू उसे मैसेज करने वाली थी कि तभी सामने से उसका मैसेज आ जाता है। अरे वाह, उसका तो सामने से ही खुद मैसेज आ गया। कैसे लगे आपको मेरे भेजे हुए गिफ्ट्स? अगर कोई भी गिफ्ट पसंद नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं अगली बार कुछ और अच्छा भेज दूंगा। अरे नहीं, मुझे सारे गिफ्ट्स बहुत पसंद आए और सबके सब बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इनके लिए थैंक यू सो मच। नीतू अपने पूरे कमरे में गिफ्ट्स को फैलाए हुए चैटिंग कर रही थी, तभी उसकी सासू माँ वहां पर आती है। अरे तू तो हॉस्पिटल गई थी ना बेटा, इतनी जल्दी घर पर कैसे आ गई? और ये कमरे में इतना सारा सामान क्यों फैलाया हुआ है? तू हॉस्पिटल गई थी या शॉपिंग पर? अरे नहीं मम्मी जी, गई तो मैं हॉस्पिटल ही थी, लेकिन जिस डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी आज वो आ नहीं पाया, तो मैं घर आ गई। फिर सोचा कि थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, तो बस अलमारी साफ कर रही थी। वैसे विमला आंटी कब तक आएंगी? नहीं बेटा, उससे कुछ काम पड़ गया तो वो बाद में आएगी। निर्मला को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन नीतू गिफ्ट में आई हुई साड़ी पहनकर खूब अच्छी तरह तैयार होती है। ये साड़ी तुम कब लेकर आई? मुझे बताया भी नहीं तुमने, काफी महंगी लग रही है। नहीं, ज्यादा महंगी नहीं है, और वैसे भी आपके पास मेरी बातें सुनने के लिए टाइम होता है क्या? तुमसे तो सीधे मुंह बात करनी बेकार है, इसलिए मैं तुमसे कभी बात ही नहीं करता। और वैसे भी तुमसे बात करने के अलावा मुझे और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ना ही नीतू नितिन को सीधे मुंह जवाब देती, और वो भी हर बार की तरह उसे इग्नोर करके चला जाता है। कुछ दिन बाद, बहू, ए बहू आई। लगता है सीधे कल ही बात हो पाएगी। अब नीतू अपनी सासू माँ के पास जाती है। जी बोलिए मम्मी जी। बेटा 2 दिन बाद क्षितिज और सीमा आ रहे हैं। क्षितिज के ऑफिस का ऑफ है कुछ दिन के लिए, तो वो दोनों यहीं रुकेंगे। जब से उसकी नौकरी लगी है तब से घर आया ही नहीं, बेचारे का काम ही ऐसा है। पर अच्छा है छुट्टियों में यहाँ आ रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। घर में देवरानी जी आएंगी तो मुझे भी थोड़े दिनों के लिए कुछ मदद हो जाएगी और मेरा भी मन लग जाएगा। नीतू अपने देवर देवरानी के लिए उनका कमरा रेडी कर देती है। रात को सबके खाना खाने के बाद नितिन अपने लैपटॉप पर काम में लग जाता है और नीतू फोन में चैटिंग करने में। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आखिर तुम हर टाइम फोन में करती क्या हो? ना तो तुमने कोई हेडफोन लगाया है, ना ही तुम कोई वीडियो देख रही हो, तो आखिर फोन में क्या कर रही हो? गेम खेल रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे तुम कुछ भी करो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा, वैसे अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तो 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर हॉलीडे पर चले? मेरा मन है कि इस बार अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करूं। अरे अब तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाना है? देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाऊं, या इवन मेरे पास तो उस दिन भी टाइम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। गुड नाइट। नीतू मुंह बनाकर फिर से फोन में चैटिंग में लग जाती है। 2 दिन बाद उसके देवर देवरानी घर पर आते हैं। नीतू उनके लिए नाश्ता लेकर आती है और जानबूझकर सर पकड़कर बीमार होने की एक्टिंग करती है। अरे दीदी क्या हो गया? आपने सर क्यों पकड़ा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे पता नहीं, सुबह से बहुत चक्कर जैसे आ रहे हैं, सर में दर्द भी हो रहा है।
अरे क्या तू भी ना बहू, तेरी तबीयत खराब होती है और तू हमें बताते भी नहीं। जा जाकर कमरे में आराम कर। जी मम्मी जी। नीतू बहाना बनाकर अपने कमरे में जाती है और फिर से चैटिंग करनी शुरू कर देती है। और वहाँ बाहर डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठा उसका देवर क्षितिज भी फोन में ही लगा रहता है। ये सब क्या है बेटा? हम सब इतने दिनों बाद मिले हैं, तो इतने दिनों बाद घर आया है और इस फोन में लगा हुआ है। थोड़ी देर हमसे भी बात कर ले। अरे नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस ऑफिस के इम्पोर्टेंट मैसेज आ गए थे तो उनका रिप्लाई कर रहा था। मैं अभी ज़रा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे यार, अभी ही तो बात करने का टाइम था। वैसे भी घर पर ये लोग आ गए, पता नहीं बात करने का टाइम मिलेगा भी या नहीं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बाद, ये वाली साड़ी कितनी अच्छी लगती है मुझ पर। उन्होंने तो कभी मुझे देखा भी नहीं, उसके बाद भी मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े भेजे जो मुझ पर इतने सुंदर लगते हैं। नीतू अपना फोन लेकर चैटिंग करती हुई किचन में जाती है और सारा ध्यान फोन में होने की वजह से अपनी देवरानी से टकरा जाती है। अरे क्या हो गया दीदी, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट देख रही हो फोन में जो मुझ पर भी आपका ध्यान नहीं गया? अरे कुछ नहीं, वो बस मेरी फ्रेंड मार्केट में साड़ी की दुकान के बारे में पूछ रही थी ना, तो वही बता रही थी। वैसे आपकी तरह क्षितिज जी भी फोन में इसी तरह खो जाते हैं, फिर उन्हें सामने कोई दिखाई नहीं देता। पर हाँ, आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से खरीदी आपने? ये तो मेरी माँ ने मुझे दी थी। अच्छा, काफी अच्छी है। दोनों देवरानी जेठानी नाश्ता बनाकर सबके लिए लेकर आती है। तभी क्षितिज का ध्यान नीतू की साड़ी पर पड़ता है। ये साड़ी तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे मैंने उसके लिए भेजी थी, लेकिन ये साड़ी भाभी के पास कैसे आ गई? आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है भाभी, भैया लेकर आए थे क्या? अरे नहीं, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिलाई थी। आज क्या हो गया है सबको, सब मेरी साड़ी के पीछे क्यों पड़ गए? कुछ दिन बाद, अरे मैसेज क्या लिखा है? मैं अभी दिल्ली आया हुआ हूँ तो सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिल लेते हैं। मैं आपको वेस्टर्न कैफे में मिलूंगा। वैसे भी आज देवर जी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हुए हैं। नितिन जी की भी मीटिंग है और सीमा भी अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर गई है, तो मैं तो मिलने के लिए जा सकती हूँ। जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। नीतू नहाने के लिए जाती है, तभी नितिन वापस घर पर अपना लैपटॉप का चार्जर लेने आता है। वो देखता है कि नीतू के फोन पर बार बार किसी के मैसेज की नोटिफिकेशन आ रही है, तो वो उसका फोन उठाकर नोटिफिकेशन से मैसेज रीड कर लेता है जिसमें उनके मिलने की लोकेशन लिखी थी। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए हमेशा फोन में लगी रहती थी। आज रंगे हाथों पकड़ूंगा उसे। नितिन नीतू का फोन वैसे ही रख देता है और घर के बाहर छिपकर उसके बाहर आने का वेट करता है। नीतू जैसे ही घर से निकलती है, वैसे ही नितिन भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। नीतू वहां पर जाकर ऑलरेडी बुक की हुई टेबल पर बैठ जाती है। तभी वहां पर उसका देवर क्षितिज उसके सामने आकर बैठ जाता है। दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाते। भाभी आप? तुम? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन जो भी हो ये बात घर पर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अब तो पता चल गई। सीमा तुम? सिर्फ सीमा को ही नहीं, अब तो मुझे भी सब कुछ पता चल गया है। घर पर लैपटॉप का चार्जर लेने आया था तब सारे मैसेज देख लिए थे मैंने, लेकिन ये नहीं जानता था कि जिसे पकड़ने जा रहा हूँ वो मेरा भाई ही निकलेगा। शर्म नहीं आई आप दोनों को? इनकी हरकतों से तो पहले ही मुझे इन पर पूरा शक था, लेकिन ये नहीं पता था कि जिससे ये घंटों घंटों तक बातें कर रहे हैं वो इनकी भाभी ही निकलेंगी। आप दोनों जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों को तो पता भी नहीं था कि हम दोनों आज तक किससे बात कर रहे हैं, और सच कहूँ हम दोनों बस एक दूसरे से एक अच्छे दोस्त की तरह बात करते थे। मेरे होते हुए तुम्हें किसी और से बात करने की जरूरत क्या पड़ गई? ठीक कहा भैया ने, जब आपकी शादी मुझसे हुई तो आपको मेरे सिवा किसी और की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुमने मुझे कभी टाइम ही नहीं दिया। जानता हूँ आजकल करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने पार्टनर को घर में रखे हुए सामान की तरह समझने लग जाओ। कभी 2 मिनट बैठकर बात भी करती हो तुम मुझसे? जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट के पीछे भागते रहती हो। हमारे रिश्ते के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। सच कहा, काम में हमेशा ये भी इतने उलझे रहे कि मुझसे बात करनी तो क्या, मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया। जब मुझे आपका टाइम चाहिए था तो कभी आपने मुझे टाइम नहीं दिया, हमेशा मुझसे दूर भागते रहे। अकेले घुटन होने लगी थी मुझे। वो चारों समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये सब क्या हो गया, लेकिन जो बात निकली वो यही थी कि ना तो नितिन नीतू को उसकी पत्नी होने के नाते समझना चाहता था और ना ही सीमा क्षितिज को वो इम्पोर्टेंस और टाइम देती थी जो वो डिजर्व करता था। जो भी हुआ उससे नीतू और क्षितिज की नजरें शर्म से झुक गई थी, लेकिन उस दिन के बाद जब सच्चाई सबके सामने आ गई तो उन्होंने चीजों को सुधारने की कोशिश की और धीरे धीरे अपने रिश्तों को बेहतर करने पर जोर दिया। ये कहानी है मनीषा की, जो एक बड़े शहर में अपने पति दीपेश और अपने सास ससुर के साथ रहती थी। वहीं उसकी एक जेठानी भी थी जो विदेश में रहती थी। एक दिन की बात है,
मनीषा को उसकी सहेली दीप्ति का कॉल आता है। अरे दीप्ति, मैंने कल फोटो भेजी थी ना वो पर्स की, कैसा लगा तुझे? पूरे 3,000 का है। बाप रे बाप, 3,000 का मैंने तो आज तक 2,000 का पर्स भी नहीं खरीदा और तूने सीधे 3,000 का पर्स खरीद लिया। वाह मनीषा वाह, वाकई में तेरा पति तो बहुत अच्छा है। ये तो है, ये तो मेरी सारी बात मानते हैं, मैं जो कहूँ मुझे लाकर देते हैं। वो तो है, चोरों का गुलाम तेरा पति। हाँ वो है। मेरा पति कहना तो मानते हैं लेकिन इतना नहीं जितना तेरा पति तेरा कहना मानते हैं। अच्छा तू ये बता, शॉपिंग के लिए कब चलना है? 15 दिन हो गए, कुछ खरीदा नहीं, मेरे ना हाथ कांपने लगे हैं। शॉपिंग है ही ऐसी चीज, एक बार लत लग जाए तो जल्दी छूटती नहीं। होता है। अच्छा तो ठीक है, 5 दिन बाद चलते हैं। और इस तरह दोनों सहेलियां गप्पे लड़ाती रहती हैं। 5 दिन बीत जाते हैं और तभी लगता है जेठानी जी ने नई फोटो अपलोड की है, जरा देख लूं। मनीषा अपनी जेठानी की नई पोस्ट देखती है तो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि मनीषा की जेठानी ने अपने हाथ में एक पर्स पकड़ा हुआ था जो एक फेमस ब्रांड का पर्स था और उसकी कीमत करीब 25,000 रुपए थी। अरे ये तो वही पर्स है जो उस दिन पार्टी में नैन्सी आंटी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और वो तो बोल रही थी कि इसकी कीमत 25,000 रुपए है। हे भगवान, एक मैं हूँ जो 3-4 हजार रुपए से ऊपर बढ़ ही नहीं रही हूँ। मनीषा हमेशा ऐसे ही अपनी जेठानी से छोटी छोटी बातों पर कंपैरिजन किया करती थी, और आज जब उसने अपनी जेठानी के हाथ में ये महंगा पर्स देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो अपनी जेठानी का पोस्ट देखकर बहुत गुस्सा होती है। जब रात होती है, अरे क्या हुआ मनीषा, इतनी देर से देख रहा हूँ मुंह फुलाकर बैठी हुई हो। ये देखिए, जेठानी के हाथ में 25,000 का पर्स है। क्या कभी आपने मुझे इतना महंगा पर्स दिलाया है? और सासू माँ के बारे में तो क्या ही बोलूं, जब भी उनसे कुछ पैसे मांगो तो कुछ न कुछ बहाने बना देती है। आपको पता है, जेठानी जी जब पिछली बार इंडिया आई थी ना, तब सासू माँ ने उन्हें अपने मोटे मोटे 2 कंगन दिए थे, जिसकी कीमत लगभग 3-4 लाख रुपए तो होगी। अरे लेकिन तुम ये बात क्यों भूल रही हो कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तब माँ ने तुम्हें कंगन, जेवर और बहुत कुछ न जाने क्या क्या चीजें दी थी, और वो इतने सालों बाद आई थी तो उन्हें तो देना बनता है ना। आप ना हमेशा अपनी माँ की साइड लेते रहो। देखो, बेवजह तुम इतनी छोटी सी बात पर परेशान मत हो, और तुम्हें पता है ना मेरे भैया की सैलरी कितनी है, और ऊपर से भाभी की जॉब भी है, तो दोनों मिलकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। उनके लिए 25,000 का पर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम भी कमाओ ना मेरे लिए। मनीषा, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें दिखता नहीं मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, बात हो गया। मनीषा ऐसे ही अपने पति के साथ बहस करते करते सो जाती है। अगला दिन आता है, मनीषा अपने किचन के काम में लग जाती है। वहीं मनीषा की सासू माँ अपनी बड़ी बहू के साथ वीडियो कॉल कर रही है। अरे वाह बेटा, वहां तो अभी तक ठंडी हो रही है। अरे भगवान, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। हाँ सासू माँ, यहाँ तो 12 महीने ठंडी होती है। वैसे अभी तो यहाँ इतनी ठंड नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ठंड है। और इंडिया में तो बहुत गर्मी पड़ती है, बाप रे बाप। पता नहीं अगली बार आऊंगी तो कैसे रहूंगी, मुझे ना यहाँ की आदत पड़ गई है। वो तो है बहू। अरे ये बता, रोहन कहाँ है? माँ जी, रोहन तो अभी कॉलेज गया है। तूने उसकी फोटो डाली थी ना, कितना गोरा हो गया है मेरा पोता, नजर ना लगे मेरे पोते को। और दूसरी ओर यहाँ मेरे छोटे पोते सोमेश का तो कितना रंग दब गया है। अरे यहाँ पर गर्मी ही इतनी पड़ती है, बेचारा रोज इतनी धूप में स्कूल जाता है। जो भी बोलिए माँ जी, इंडिया की बात ही अलग है। हाँ, जो यहाँ रहते हैं उन्हें विदेश पसंद है, और जो विदेश में रहते हैं उन्हें यहाँ का पसंद है। अच्छा माँ जी, ये देखिए, मैंने अपने आंगन को कैसे सेट करवाया है। तभी पीछे से मनीषा आती है, क्योंकि उसे भी करीना का घर दिखना था। मनीषा पीछे खड़ी होकर अपनी सासू माँ और अपनी जिठानी की वीडियो कॉल देखती रहती है। वहाँ करीना अपने बड़े से घर के आंगन को सासू माँ को दिखाने लगती है, और साथ ही साथ घर के अड़ोस पड़ोस के इलाके को भी दिखाती है। वाह वाह, सब कुछ कितना अच्छा और साफ सुथरा है, ऊपर से वहाँ पर कितनी शांति है। थोड़ी देर बाद जिठानी बात करके फोन रख देती है। इसके करीब 2 घंटे बाद मनीषा की सासू माँ मनीषा के बेटे को फोन देती है, क्योंकि मनीषा की जिठानी को उसके बेटे से बात करनी थी। हेलो सोमेश, कैसा है? रोहन भैया, आपकी हिंदी सुनकर मुझे हंसी आ रही है। ओके, हाउ आर यू? आई एम ओके, एंड यू? Yeah, I'm also fine. Oh, have you watched the new Toy Story movie in theater? I mean, that's awesome.
That movie left an indelible impression on me. Yeah, good. What? I mean, good movie? दरअसल सोमेश को उसके बोले हुए बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए वो उसे सही जवाब नहीं दे पा रहा था। Well, Sumesh, you are looking well groomed. Are you going to a party or something? Yeah, groom. तभी वहां पर मनीषा आ जाती है। अच्छा, ओके रोहन, बाय. He will call you back later, okay? See you soon, बेटा. Bye. मनीषा रोहन का फोन काट देती है। रोहन, हम तुझे इतने बेकार स्कूल में भी नहीं पढ़ाते कि तू जरा से इंग्लिश भी ना बोल पाए। रोहन के सामने क्या बेइज्जती करवा रहा था अपनी? माँ, वो मेरा भाई है, उसके सामने कैसी बेइज्जती? और वैसे भी आपको पता है ना माँ, मैं इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हूँ, लेकिन मैथ और साइंस में कितना तेज हूँ। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इंग्लिश में भी तेज होना होगा। अरे तभी तो तुम रोहन के साथ अच्छे से बात कर पाओगे। देखो, आज तुमने रोहन के सामने एक शब्द सही से नहीं बोला। अरे मम्मी, उसका एक्सेंट भी तो अलग है ना, मैं कहाँ से समझ पाऊंगा? ऐसे बहाने बनाती रहो। अरे कोशिश करो कि तुम भी उसकी तरह बन सको। ऐसे हमारे सामने बहाने मारने से कुछ नहीं होने वाला। इस तरह मनीषा अपने बेटे को समझाती रहती है और यहाँ पर भी अपनी जेठानी के बेटे का कंपैरिजन अपने बेटे से करती है। शाम होती है और तभी मनीषा फिर से अपनी जेठानी का एक पोस्ट देखती है जिसमें वो लोग करीब 11 दिन पहले डिज्नीलैंड गए हुए थे। वाह, देखो तो ये लोग डिज्नीलैंड भी जाकर आ चुके हैं और एक हम है, बस यहाँ के मेले में ही 10-10 बार घूमते रहते हैं। हाँ, तो कुछ भी नहीं रखा। ऐसा करती हूँ, शाम को सासू माँ और इनसे बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद मनीषा सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मनीषा अपने ससुराल वालों से कहती है, देखिए माँ जी, यहाँ पर रखा ही क्या है, हम लोग भी जेठानी जी की तरह विदेश चलते हैं ना, वहाँ हम लोग बहुत खुश रहेंगे। नहीं माँ, मेरे सारे दोस्त यहाँ पर है, मैं इंडिया छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे चुप कर तू। अरे उसे क्यों डांट रही है बहू, हम भी तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारा तन मन सब कुछ हमारे देश से जुड़ गया है, इसलिए अब हम ये देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बहू, वैसे भी दूर के ढोल सुहाने होते हैं। माना कि बहुत सारे लोग हैं जो विदेश की तारीफ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वहां रहना पसंद नहीं है। अरे हमारे दोस्त पवन को ही देख लो, वो 3 साल पहले भारत आ तो क्या, बोल रहा था कि उसे वहां पर बिल्कुल नहीं जमा। अरे पापा जी, वो लोग ना समझ होंगे जो इतनी अच्छी जगह को छोड़कर यहाँ चले आए। और वैसे भी पापा जी, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। जो भी है बहू, हम ये देश छोड़कर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हमारा बड़ा बेटा तो वहां चला गया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो वहां अच्छे से सेटल हो गया है, अच्छी बात है। लेकिन अब हम अपने छोटे बेटे को यहाँ से जाने नहीं देंगे। और अगर तू सोच रही है कि तू मेरे छोटे बेटे को लेकर विदेश चली जाएगी ना, तो तू ये बिल्कुल भूल जा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मनीषा, तुम दुखी मत हो। तुम ये सोचो कि हमें यहाँ पर किस चीज की कमी है भला। सब कुछ तो है हमारे पास, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो हमें वहां पर जाने की जरूरत क्या है? हाँ बेटा। मनीषा बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप अपने ससुराल वालों की बातें सुनती रहती है। कोई बात नहीं मनीषा, तेरा भी दिन आएगा। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और मनीषा की जलन की भावना अपनी जेठानी के प्रति बढ़ती जाती है। जेठानी जी की पोस्ट देखो, हमेशा कितनी खुश रहती है। कॉल पर भी सासू माँ से कितना हंस हंस कर बात करती रहती है। लाइफ हो तो ऐसी। और उनका बेटा, वो भी फॉरेन में रहकर एकदम फॉरेनर जैसा दिखने लगा है। और तो और वहाँ के कितने अच्छे स्कूल में भी पढ़ता है। एक मेरे बेटे को देखो, यहाँ के लोकल स्कूल में पढ़ता है और ऊपर से रोज साइकिल से स्कूल जाता है। इसके कुछ दिन बाद जब मनीषा सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई थी। यहाँ तो सब्जी लेने के लिए इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में आना पड़ता है, और एक तरफ वहाँ है मेरी जेठानी जो बड़े आराम से कार में बैठकर बड़े बड़े सुपरमार्केट में जाती है। ना कोई मोल तोल करना, ना कुछ, बड़े आराम से सामान खरीदती है और कार में ले आती है। क्या करें, लगता है जेठानी जी ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो सास ससुर से अलग बैठकर मजे से बिना किसी झंझट के वहां फॉरेन में मस्त लाइफ जी रही है। ऐसे ही गुस्से में मनीषा सब्जियां वगैरह खरीद लेती है और बाजार से घर के लिए निकल जाती है। वहीं घर आते वक्त उसे अपनी पड़ोसन मिल जाती है। ओफो, ये कार मिल गई। अरे मनीषा, कैसी हो? और तुम्हारी फॉरेन वाली जेठानी कैसी है? मैं ठीक हूँ, वो सब भी ठीक ही है। क्या हुआ? 1 महीने पहले तो तुम कह रही थी कि तुम भी कुछ महीनों बाद फॉरेन में शिफ्ट होने वाली हो, तो क्या हुआ उसका?
अरे वो तो मैंने कहा था, लेकिन बात यह है कि मेरे ससुराल वाले वहां पर जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे। वो तो है, तुम्हारे ससुराल वालों ने अच्छा ही डिसीजन लिया है, क्योंकि वहां पर ऐसी लाइफ नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। हर चीज बहुत महंगी होती है वहां तो। तुम लोग वहां ना जाओ, यही ठीक है, बहुत पैसे बचेंगे तुम लोगों के। अरे ये सब काम तो भाई अमीर लोगों के हैं। मेरी ननद है ना छोटी वाली, उसके पति का प्रमोशन हो गया है और वो लोग फॉरेन में शिफ्ट हो रहे हैं। अरे भैया उन लोगों की बात ही अलग है, वो लोग ना बहुत पैसे वाले हैं, उन लोगों के लिए फॉरेन में शिफ्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसी ही मानसी अपनी ननद की बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगती है। अच्छा चलती हूँ। ओके। मनीषा वहां से निकल जाती है। जब देखो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। खैर मैं भी इन लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। अभी मैं फॉरेन में होती ना तो मुझे कम से कम ऐसे पड़ोसी तो ना देखने को मिलते जो अपने पड़ोसियों के बीच में टांग अड़ाते हो। मनीषा इस बात को लेकर बहुत गुस्सा होती है और अगले दिन फिर से अपने ससुराल वालों से विदेश जाने के लिए बोलने लगती है। उस दिन मनीषा किसी की भी नहीं सुनती और बहुत हंगामा करती है। मनीषा बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं। हाँ बहू, कभी तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? आप लोग कौन सी मेरी बात सुन रहे हैं? चुप मनीषा, बिल्कुल चुप। अब एक लफ्ज और नहीं बोलोगी वरना हम तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आएंगे। अरे माँ ऐसा मत बोलिए, वो समझ जाएगी। अगर समझ जाएगी तो समझा अपनी पत्नी को। फिर क्या। अब कुछ दिन के लिए मनीषा चुपचाप ही रहती है। तभी सभी को पता चलता है कि दीपेश के भैया फॉरेन से यहाँ आ रहे हैं। कुछ दिन बाद जब मनीषा की जेठानी का परिवार विदेश से आ जाता है। हमें यहाँ पर आए हुए कितनी देर हो गई है और देवरानी जी ने अभी तक मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। पिछली बार जब मैं आई थी तो देवरानी जी की देवर जी के साथ शादी नहीं हुई थी, वो नई थी, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे बात नहीं की होगी, समझ सकते हैं। तब की बात अलग थी, लेकिन अब क्या हुआ? ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। मनीषा अपनी जेठानी से कटी कटी सी रहती है। भैया विदेशी लोग भला हम देसी लोगों से क्यों बोलेंगे, इनके अंदर एटीट्यूड ही इतना होगा। मनीषा की बातें करीना सुन लेती है। तो ये बात है, देवरानी जी हमारे बारे में ऐसा सोचती है। चलो इनसे मैं ही बात करती हूँ। इस तरह करीना मनीषा को वहां की सारी सच्चाई बताती है। वहीं मनीषा को पूरी बात समझाने के लिए करीना उसे, उसके पति और बेटे को विदेश ले जाती है। विदेश पहुंचने के 5 दिन बाद, जेठानी जी ये ना देवरानी जी माफ करना, मैं अभी आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा वर्क पेंडिंग है ना, और ऊपर से डेडलाइन भी है शाम तक की। अच्छा, वाकई जेठ और जेठानी जी को कितना काम का स्ट्रेस है। अगले दिन जब करीना की मेड गुस्से में चली जाती है। मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ मेड रखना बहुत महंगा पड़ता है। वैसे ही वो मेड इतना पैसा ले रही थी और ऊपर से बोल रही थी थोड़ा और बढ़ाओ। इतना रोकने की कोशिश की, फिर भी चली गई। देखो। आप चिंता मत करिए, आपको जल्दी ही कोई अच्छी मेड मिल जाएगी। हाँ जल्दी मिले तो ही ठीक है, वरना इतना सारा काम मैं कैसे मैनेज करूंगी। इस तरह मनीषा देखती है कि विदेश में लाइफ इतनी आसान नहीं है। वहीं वो ये भी देखती है कि उसकी जेठानी और जेठ अक्सर काम के चक्कर में कितनी भागा दौड़ी कर रहे हैं। तभी दिन आता है दीपावली का। आपने बिल्कुल सही कहा था जेठानी जी, यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। त्योहार के दिन भी सब लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। वही तो, यहाँ पर ऐसा ही होता है। अभी ये इंडिया होता ना तो सब लोग साथ में एंजॉय कर रहे होते और पड़ोसी भी एक दूसरे के घर मिठाई देने आते। आखिरकार मनीषा को समझ में आ गया था कि वाकई में दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं। कुछ दिन बाद सुमेश की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और मनीषा अपने परिवार के साथ वापस इंडिया आ जाती है। मम्मी जी, पापा जी, आप सब सही कहते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।